गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को माता मरियम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत लेसन 7। ठीक है, लेसन 7 है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जो आंकड़े हम एकत्र करते हैं उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक ना, ये सबसे आवश्यक है। मान लीजिए हम डाटा कलेक्ट कर लिए, लेकिन यदि उसको प्रेजेंट करने का तरीका हमें नहीं मालूम होगा तो फिर वो उसको हम सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए चाहिए कि जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं आंकड़े वो सरल हो, ठीक ना, सरल हो, उसका शीर्षक हो, उसका उपशीर्षक हो। मान लीजिए हम उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र कर रहे हैं तो हम मान लीजिए प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, मान लीजिए व्हीट एंड राइस ले लिए, ठीक ना, चावल और गेहूँ ले लेते हैं, तो ये उपशीर्षक आ जाएगा। तो इस तरह से हर एक चीज़ का सिस्टमैटिक तरीके से प्रयोग करते हुए आंकड़ों को प्रस्तुत करना ही, ताकि जो छात्र हैं या जो अनुसंधान करता है वो सही तरीके से इसको जान जाए, आसानी से इसको जान जाए इसके विषय। तो बच्चों ये जो आवश्यक है कि सारणियों के प्रस्तुतिकरण के लिए 4 प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है गुणात्मक, ठीक है, हेडिंग है सारणियों प्रस्तुतिकरण का वर्गीकरण। प्रस्तुतिकरण का वर्गीकरण, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गीकरण करेंगे। इस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण, दूसरा है मात्रात्मक वर्गीकरण, ठीक है, तीसरा है कालिक या समय के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा है स्थानिक वर्गीकरण, स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ये 4 भाग में इसको बांटा गया है। तो गुणात्मक के अंतर्गत मान लीजिए हम स्त्री और पुरुष लेते हैं, ठीक ना, सामाजिक गुणों के आधार पे मान लीजिए समाज में हम स्त्री और पुरुषों की संख्या को लेते हैं, और इसमें भी जो है उसमें शहरी और ग्रामीण ले लेते हैं, उनकी संख्या कितनी है स्त्री और पुरुष की, या फिर स्त्रियों में साक्षरता का परसेंटेज कितना है, पुरुषों में साक्षरता का परसेंटेज कितना है। तो ये सब गुणात्मक आधार पे आ जाता है विश्लेषण, ठीक ना। दूसरा है मात्रात्मक। मात्रात्मक मान लीजिए हमको किसी कक्षा के बच्चों की हाइट लेनी है तो वो मात्रात्मक है, ठीक ना, मात्रात्मक जानकारी हो जाती है। तो इसमें कुछ बच्चों अलग अलग बच्चों की अलग अलग हाइट होगी, या फिर वजन लेना हो तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग वजन होगा उनका। तो ये मात्रात्मक सारणीय है। तीसरा है कालिक। कालिक यानी समय के आधार, कुछ चीज़ों का अध्ययन जो है वो समय के आधार पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2000 से 2015 से 2020 में कितना उत्पादन हुआ चावल का, तो वो समय हो गया 2015 से 2020 का, वो सम टाइम पीरियड हो जाता है। चावल का उत्पादन कितना, वर्षा की मात्रा कितनी थी, तो ये सब टाइम पीरियड के अंतर्गत यानी समय के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है उसको। फिर स्थानिक आधार पर, स्थानिक मीन्स स्थान के आधार। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, पंजाब में, ठीक ना, पंजाब, तो ये स्थान हो गया। या फिर धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ ले लेते
वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको जानना सबसे पहले आवश्यक है। तो हम किसी भी आंकड़े को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि किसी भी बच्चे को आसानी से वो समझ में आ जाए, या जो अध्ययन करता है या शोध करता है, अनुसंधान करता है, उसको आसानी से समझ में आ जाए, ये बहुत आवश्यक है। इसी के लिए बनाया गया है चित्रमय प्रदर्शन। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन किया जाता है। तो चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से आंकड़ों को हम सरलता के साथ जान सकते हैं, ठीक ना। सरलता के साथ जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो चित्रमय प्रदर्शन भी जानना बहुत जरूरी है। ये वर्गीकरण हो गया और हम थोड़ा सा जानते हैं कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। चित्रमय प्रदर्शन ये बहुत जरूरी है। तो आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए इसकी प्रस्तुति की जाती है। हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम आंकड़ों को चित्र के थ्रू समझा सकते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, सरलता से समझने में सहायक, ठीक ना, सरलता से समझने में सहायक होता है। आंकड़ों को सरलता समझने में सहायक होता है। फिर है कि अधिक जानकारी देता है। अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है। अधिक से अधिक जानकारी हम आंकड़ों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। समय और श्रम की भी बचत होती है इसमें। समय व श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से जितने भी डाटा कलेक्ट किए रहेंगे वो चित्र के द्वारा हम तुरंत उसको आसानी से समझा देते हैं, जिससे कि समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। दोनों की इसके माध्यम से बचत होती है। तो आंकड़ों की जो सारणी है, जो सारणियाँ बनाते हैं हम, ठीक ना, उसके प्रस्तुतिकरण के दोष भी हैं। मान लीजिए यदि हम डेटा सही तरीके से नहीं एकत्र करेंगे या सही जानकारी उपलब्ध नहीं करेंगे, तो जो चित्र के माध्यम से प्रस्तुति हम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं बताने के लिए, वो क्या हो जाता है, उसको हम सही तरीके से फिर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। लोगों को तब इसके माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इसमें दोष भी है, ठीक ना। तो सबसे पहले दोष यही है कि आंकड़े यदि सही नहीं होंगे तो जो प्रस्तुति है चित्र के माध्यम से वो गलत प्रस्तुत होगा। तो आंकड़ों की सही जानकारी होनी इसमें आवश्यक है, ठीक है, तभी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और सारणी जो चित्र में प्रस्तुति है उसको भी हम आकर्षक तरीके से यदि नहीं दिखाएंगे, ठीक ना, साफ सुथरा यदि हम चित्र नहीं बनाएंगे आकर्षक तरीके से, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो प्रस्तुतिकरण के लिए आकर्षक चित्रों का प्रयोग होना भी आवश्यक है। इंटरेस्ट को जगाने के लिए, सही तरीके से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए भी ये आवश्यक है। तो इतनी जानकारी पहले ये आवश्यक है। और सारणी बनाने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। यदि इन कठिनाइयों को हम दूर नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो हो सकता है गलत हो, और जो चित्र के द्वारा प्रस्तुति हो, वो जो चित्र हम बनाते हैं वो भी चित्र जो है वो गलत बन जाए।
हम चित्र भी आपको बना के बताएंगे कि कौन कौन से चित्र आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में हम आपको अभी बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट है कि इसकी सीमाएं भी हैं, ठीक ना। आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं भी हैं। तो संख्यात्मक प्रदर्शन इसमें संभव है, ठीक ना। सीमाएं में ये है कि जो इसकी संख्यात्मक प्रदर्शन है वो इसमें संभव हो पाता है। चित्र में प्रदर्शन की सीमा या इसको हम खामियां भी कह सकते हैं, इसमें संख्यात्मक प्रदर्शन संभव है। सिर्फ संख्यात्मक प्रदर्शन इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा संख्यात्मक प्रदर्शन के अलावा इसमें तुलना के लिए ये जैसे गुण दोष के गुणों की तुलना करनी हो तो इसके माध्यम से हम तुलना नहीं कर सकते, बल्कि दो देशों या दो राज्यों के मध्य जो व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, व्यापार होता है, उसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन गुणों की तुलना या सामाजिक गुणों की तुलना इसमें के अंतर्गत नहीं की जा सकती, ठीक है। तुलना के लिए गुण व स्वभाव के समानता आवश्यक होती है, जो कि इसके माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। फिर है तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं। केवल इसमें जो है तुलनात्मक अध्ययन किसका कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित कर सकते हैं, उत्पादन से संबंधित कर सकते हैं, गुणों का इसमें तुलना नहीं कर सकते, ठीक ना। चित्रों के माध्यम से मेन है, चित्र के माध्यम से तुलना, केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। और इसके अलावा है इसमें कि सरलता पूर्वक इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से हम गलत या फिर निष्कर्ष निकालने का ये साधन जो है वो साधन मात्र है। किसी भी उसका उत्पादन का या किसी भी आंकड़े का हम निष्कर्ष निकालने का ये मात्र क्या है, साधन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बस। इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। फिर है इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। दुरुपयोग कैसे हो सकता है, मान लीजिए हम डेटा गलत प्रस्तुत कर दें, ठीक ना, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। मान लीजिए डेटा हम गलत ले लेते हैं और गलत डेटा का ही हम चित्र के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, उस चित्र का या उस अध्ययन का दुरुपयोग हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सही डाटा एकत्र किया जाए और सही तरीके से जिस चित्र की आवश्यकता है उस चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चित्र को जब प्रदर्शन करेंगे तो उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसके माध्यम से आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो हम चित्रों के माध्यम से प्रस्तुति करते हैं उसका एक उद्देश्य यही है कि जो भी डाटा या जो भी फिगर है उसको जो अध्ययन करता है उसको वो आसानी से समझ जाए, ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा श्रम न लगे और वो आसानी से उसको समझे। केवल कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि ऑब्जर्व करने से, देखने से ही, चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है कि उस चित्र में क्या कहा गया है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और उसके माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इस प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक है। किसी भी डेटा को जब हम लोगों के समक्ष पेश करते हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक है। तो बच्चों आज के लिए थोड़ा सा आज इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको किस किस
प्रकार के चित्र का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।